सो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल। एक्सेल फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एक्सेल। अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज़ एक्सेल तो उसका आंसर है एक्सेल इज़ यूज फॉर MIS रिपोर्टिंग। MIS मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोई क्वेश्चन करे व्हाट इज़ एक्सेल तो आपको रिप्लाई करना है एक्सेल इज़ यूज फॉर MIS रिपोर्टिंग। MIS मीन्स management information system. What we can do in Excel, so we can say like in Excel we can perform mathematical calculation, analyze information and manage list by using spreadsheet. अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जिसके आंसर्स मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड में आपको बताने हैं। ट्राई कर सकते हो आप कमेंट्स में भी वो आपने आंसर जो बताया वो राइट है कि रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल नंबर्स ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, नंबर ऑफ शीट्स कितने होती हैं एंड लास्ट कॉलम। ओके, डरिए मत, मैं आपको ये अभी ही बता दूंगा। यहाँ पे हम लास्ट कॉलम की बात करते हैं सबसे पहले। तो A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, ऐसे अगर आप आगे जाओगे तो एक्सेल के अंदर Z के बाद A शुरू हो जाता है, मतलब A to Z एंड उसके बाद A से AZ। जैसे ही AZ खत्म होगा उसके बाद वापस BA आ जाएगा, BA से BZ तक खत्म होगा, फिर CA से CZ खत्म होगा, फिर DA से DZ खत्म होगा। तो ऐसे ही लास्ट क्या होगा आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से? आप लोग को लग रहा रहेगा ZZ होगा, बट मैं बता दूं ZZ इज नॉट द लास्ट कॉलम इन एक्सेल। देखो जैसे ही यहाँ पे ये आ गया XA, XZ, YZ, ZA, ZZ और ट्रिपल A, AAB, AAC, AAD, AAE। ओके, आई फील लाइक गुड। सो अभी यहाँ पे लास्ट कॉलम है XFD। XFD इज द लास्ट। कंट्रोल प्लस राइट एरो बटन अगर आप दबाते हो तो आपको कर्सर लास्ट पे लेके जाएगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो बटन दबाते हो तो आपको फर्स्ट कॉलम पे लेके आता है। सो लास्ट कॉलम इज XFD। नंबर ऑफ शीट्स, ओके, एक्सेल के अंदर है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो अनलिमिटेड। एक्चुअली अनलिमिटेड इज नॉट द वर्ड, बिकॉज हर कंप्यूटर की लिमिट्स होती है। आपके कंप्यूटर में रैम ज़्यादा है, हार्ड डिस्क ज़्यादा है, स्टोरेज अच्छी है, प्रोसेसर अच्छा है, सो आप वहाँ पे 10,000 शीट्स भी डाल सकते हो, 50,000 शीट्स भी डाल सकते हो। बट कंप्यूटर पुराना है, 1 GB रैम है, 2 GB रैम है, तो वहाँ की लिमिटेशंस आपकी कम हो जाती है। तो उस सिनेरियो में नंबर ऑफ शीट्स हमेशा डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर मेमोरी होल्ड। नंबर ऑफ रोज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रो यहाँ पे 1, लास्ट रो, अच्छा बहुत धीरे जा रहा हूँ, थोड़ा मैं फास्ट यहाँ पे करता हूँ। अच्छा अभी आप यहाँ पे बोली लगा सकते हो जैसे कि 3,000, 4,000, 5,000। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली एक शॉर्टकट है D। अच्छा हम लोग A में जाते, A 10,000 में लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे तो A 10,000 आ गया। अभी आप लोग बोलोगे सर 1 लाख, तो मैं A 100,000, 10,000, लाख, ये देखो यहाँ पे A 1 लाख आ गया। अब मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ 1 लाख, एक ज़ीरो बढ़ा देता हूँ ना, हाँ, A 10 लाख आ गया, देख लो, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, 9,000। अब लास्ट क्या रहेगा? एक्चुअली यहाँ पे लास्ट रो है 1048,576, दैट इज़ द लास्ट। ओके, सो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे हो गई 1048,576 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। नाउ अच्छा आप लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हो, लास्ट कॉलम A2 लेके XFD तक है तो ये नंबर्स में कितना होगा। तो टेंशन मत लो, आपको शॉर्टकट मैं बता देता हूँ, 16384 डन। ये आप लोग नोट भी करके रख सकते हो, बट मैं बोलूँगा आप लोगों को कि याद करके रखो, कभी भी इंटरव्यूज़ में ये कॉमन क्वेश्चंस होते पहले ही पूछ लेते कि MIS क्या होता है, MIS का फुल फॉर्म बताओ, व्हाट इज़ एक्सेल, क्यों यूज़ होता है। तो हम लोग एक्सेल में मार्कशीट बना सकते हैं, हम लोग एक्सेल के अंदर बैलेंस शीट बना सकते हैं, तो ये हमको आंसर नहीं देना है। प्रोफेशनल वे में आंसर एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके,
अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल के अंदर एक सबसे पहले बेसिक मार्कशीट से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बेसिक मार्कशीट पे की बात नहीं कर रहा, एक प्रॉपर स्कूल की मार्कशीट हम कैसे बनाते हैं वो देख रहे हैं। मार्कशीट में क्या होता है, सीरियल नंबर, नेम होता है, एक सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे चलो हम लोग यहाँ पे 3 सब्जेक्ट रख लेते हैं, एक टोटल रख लेते हैं, एक परसेंट रख लेते हैं। नहीं सर, इसके अलावा तो रिजल्ट भी होता है ना, कंडीशन होता है पास फेल का, फिर ग्रेड होता है यहाँ पे। ओके, सीरियल नंबर सीरियल नंबर नहीं, हम इसको यहाँ पे GR नंबर करते हैं। GR नंबर, जनरल रजिस्टर नंबर 101 यहाँ पे दे दिया, 102 दे दिया। ओके, GR नंबर भी डाल दिया। नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे निखिल, यहाँ पे दर्शन, फिर पूजा एंड राम, श्याम। ओके, अगेन यहाँ पे मैंने है ना मार्क्स में ऐड कर देता हूँ, जैसे कि ओके मार्क्स आप लमसम दे सकते हो, इट्स नॉट कंपलसरी। किसी को पास करो, फेल करो, फेल करोगे तो भी चलेगा, हम सीखेंगे, हमारा रिजल्ट फेल में आएगा। ओके, मैं खुद को ही फेल कर रहा हूँ, आप चाहिए तो अपने आप को कर सकते हो। ओके, मैंने बहुत सादी मार्कशीट बनाई है। अब मुझे यहाँ पे स्कूल का नाम वो सब भी मैंने ऐड नहीं किया, तो अरे यार हाँ गलती हो गया, मुझे अभी यहाँ पे एक लाइन ऐड करना है। तो लाइन ऐड करने के लिए लाइन के नाम के ऊपर, नंबर के ऊपर राइट क्लिक करो और फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट करो, तो एक ब्लैंक लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पे आप स्कूल का नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं सेंट जेवियर्स का स्टूडेंट हूँ, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल। एंड सर आप यहाँ पे एकदम साइड में आ रहा है, नाम सेंटर में होना चाहिए, साइज़ बड़ा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो नाम को। यहाँ पे बोल्ड, अंडरलाइन, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर सकते हो, साइज़ इंक्रीज़ यहाँ से आप कर सकते हो। ये सारे बेसिक ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, जूम करना है, विजिबल क्लियर नहीं, आई नो यूट्यूब के ऊपर ये एक प्रॉब्लम है, इंटरनेट स्लो रहता है तो अच्छा नहीं दिखता, तो मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखो। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को ये मार्कशीट रेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे हमको टोटल करना है। टोटल करने के लिए एक्सेल हर फॉर्मूला है ना इक्वल टू से स्टार्ट करता है। विद इक्वल टू आप कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हो। इक्वल टू के बाद मैं प्लस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सम लिख सकता हूँ, सम के बाद ब्रैकेट ओपन कर सकता हूँ। अब ब्रैकेट ओपन के बाद आपको जो भी सेल को सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये C3 ये सेल सिलेक्ट करना है। अब ये सेल क्या होता है, तो एक्सेल के अंदर मैं आपको बता दूँ, ये F कॉलम है, यहाँ पे ये सेकेंड रो है, तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है दो सेल्स के बीच का, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। यहाँ पे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन किया, अगेन हमारा फर्स्ट क्या है C3 कोलन के बाद कहाँ तक मुझे टोटल करना है, तो D भी करना है और E भी करना है। तो यहाँ पे ना कॉमा कॉमा देके लिखेंगे, एक तो कॉमा C3 कॉमा D3 कॉमा E3, तो बहुत ज़्यादा नोट लिखना पड़ता है। हमने तो 3 ही सब्जेक्ट किया प्रैक्टिस के लिए, एक्चुअल मार्कशीट में तो 7 सब्जेक्ट होते हैं, तो इतना सारा टाइप थोड़ी करेंगे, हमको तो स्मार्ट वर्क करना है। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क के लिए कोलन डाला और E3 डाला, तो फर्स्ट सेल एंड लास्ट सेल ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते तो हो गया काम। ये एक फॉर्मूला है, प्रॉपर फॉर्मूला। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग एक्सेल को इस तरीके से भी यूज़ करते हैं कि C3 प्लस D3 प्लस C4 प्लस D4 प्लस E4 एंटर करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे आंसर आ गया। ये आप बोलोगे सर कौन सा राइट है, तो दोनों ही तरीके सही है, खाली यूज़ करने वाले यूज़र पे डिपेंड करता है उसको ज़्यादा इजी क्या लगता है। यहाँ पे फॉर्मूला विजिबल रहेगा, तो अगर आगे जाके आप इसी तरीके से फॉर्मूला आप करोगे तो आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि फॉर्मूला सामने वाले को जल्दी समझ में आएगा। आजकल तरीका है कि स्मार्ट वर्क करने का और ऐसा काम करने का कि सामने वाले को हमारी नीड रहे, तो नीड पैदा रखने के लिए, नीड को हमेशा बरकरार रखने के लिए आपको फॉर्मूलाज इंक्लूडेड या हिडन रखने चाहिए। तो अच्छा, ये तो सम का एक तरीका था। यहाँ पे तो सर क्या हिडन है, C3 E3 मेरे को तो समझ में आ गया। ओके, तो आप सीख रहे हो, इसके लिए आपको समझ में आ रहा है। एक और कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, देखो मुझे इस लाइन को हमेशा ये हमेशा फिक्स रहेगी मेरी लाइन हर फॉर्मूला में, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर है ना डिफाइन नेम में जाता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ निखिल, या निखिल मार्क्स लिख लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, अब मैं यहाँ पे निखिल मार्क्स ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आंसर आ गया।
तो अब आपको नहीं समझ में आने वाला कि निखिल मार्क्स के अंदर क्या है. सो यू नो दिस इज़ द स्मार्ट वर्क. अब मुझे आगे है ना इसका ये भी करना है. क्या करना है, मुझे परसेंटेज निकालना है. तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू निखिल मार्क्स डिवाइड बाय 300 इंटू 100 एंटर. ओ मिस्टेक किया. ओके, सो परसेंटेज निकालने के लिए इज इक्वल टू सम निखिल मार्क्स ब्रैकेट डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ पे ऐसा कर दिया. अब ये फॉर्मूला काफ़ी बड़ा हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इसको बहुत ईजी करना चाहते हैं. तो आप क्या कर सकते हो, एक या तो आप यहाँ पे ये यूज़ करिए, या फिर इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन. यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ C4 से E4 एंटर. परसेंटेज में इज इक्वल टू यहाँ पे F4 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100. अच्छा, 300 3 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट 100 मार्क का इसके लिए, और 100 इसके लिए यू नो परसेंटेज निकालने के लिए. अब मैं एंटर करूँगा तो आंसर 85.67 आ गया. तो यू नो ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है. अब आपको इजी रखना है, कॉम्प्लिकेटेड करना है. इजी रखोगे तो सबको समझ में आएगा, और सबको समझ में आए वैसा काम नहीं करना है तो आप यू नो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करके रख सकते हो. दैट इज़ द बेनिफिट. और यू नो ओके, इसके बाद नेक्स्ट है रिजल्ट. रिजल्ट के लिए इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन ए एंड डी ब्रैकेट ओपन सी. इफ और एंड हम कब यूज़ करते, जब भी आपको अगर कंडीशन लगाना है. लेकिन आपको कंडीशन है ना, रिजल्ट किसके ऊपर बेस्ड होता है, रिजल्ट मतलब पास या फेल. अब पास या और फेल है ना वो सब्जेक्ट्स के ऊपर होता है. मुझे इंग्लिश में 35 आया तो मैं पास हो गया, हिंदी में 35 आया तो पास हो गया, मराठी में 35 आया तो पास हो गया. लेकिन अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी 35 से कम आया तो मैं फेल हो जाऊंगा. सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन ए एंड डी ब्रैकेट ओपन, और मैं यहाँ पे C3 लेता हूँ मोर देन इक्वल टू 35 कॉमा, अगेन यहाँ पे D3 मोर देन इक्वल टू 35 कॉमा, एंड लास्ट में E3 ये भी मोर देन इक्वल टू 35. तीनों सब्जेक्ट 35 से ज़्यादा रहेंगे तो क्या होगा, तो हम होंगे पास. क्या होंगे, पास. कॉमा, अगर एक भी सब्जेक्ट 35 को मैच नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट फेल. अच्छा, मैंने एक यहाँ पे डबल इन्वर्टेड नहीं दिया जिसकी वजह से वो मुझे अटका सकता है. फेल एंटर, आंसर इज फेल. तो यहाँ पे 25 था, जैसे यहाँ पे 35 किया आंसर पास. सो दिस वाज रिजल्ट. एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ. इज इक्वल टू इफ अगर कंडीशन है, एंड मतलब अगर के साथ में मुझे एंड 3 अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर कंडीशन रखना है तो मैंने एंड यूज़ किया. C3 मतलब इंग्लिश यहाँ पे मोर देन इक्वल टू 35 है कॉमा, D3 मोर देन इक्वल टू 35 है कॉमा, E3 मोर देन इक्वल टू 35 है ब्रैकेट क्लोज कॉमा, पास किया कॉमा, फेल किया. अगर ये सब कंडीशन मीट होगा तो ही पास होगा, ध्यान रखना. अगर एक भी कंडीशन में मिसमैच होता है, 35 से कम होता है, तो वो फेल हो जाएगा. और जब भी आप फॉर्मूला यूज़ करते हो और उसमें आंसर में टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट हमेशा डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखना. अगर आपको यहाँ पे फेल के बदले 0 चाहिए तो मैं 0 डायरेक्टली लिख सकता हूँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कंप्यूटर को, क्योंकि एक्सेल वर्क्स करता है नंबर्स पे, वो टेक्स्ट पे वर्क नहीं करता है. तो पास आ गया. जैसे मैं 30 करता हूँ आंसर 0 आ गया. बट अगर मैं यहाँ पे 0 को कट करके फेल डायरेक्टली लिखूँ तो ये हो जाएगा प्रॉब्लम. नेम हैश नेम मतलब फॉर्मूला मिसमैच, फॉर्मूला एरर है. तो फेल के अंदर डबल इन्वर्टेड मैंने नहीं लिखा था, इसके लिए एंटर. क्लियर रिजल्ट. ओके, नेक्स्ट इज ग्रेड इज इक्वल टू इफ. ग्रेड मतलब ABCD, आपको कोई भी ग्रेड आ सकता है. अब ग्रेड इफ के ऊपर चलता है. अच्छा, ग्रेड हमेशा परसेंटेज के ऊपर या कोई एक सब्जेक्ट पे मिलता है, जैसे ड्राइंग, क्राफ्ट, तो हर सब्जेक्ट का ग्रेड अलग रहता है. हम लोग यहाँ पे ग्रेड परसेंटेज के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं. इफ अगर परसेंटेज मोर देन इक्वल टू 35 कॉमा, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड मैं A प्लस दूंगा, डबल इन्वर्टेड क्लोज, फिर कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर परसेंट मोर देन इक्वल टू, ओके, ग्रेड के लिए इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर यू नो ग्रेड में परसेंटेज पे दे रहा हूँ, परसेंटेज मोर देन इक्वल टू 75 है तो मैं उसको A प्लस दूंगा, फिर कॉमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे परसेंट मोर देन इक्वल टू 60 कॉमा, डबल इन्वर्टेड A, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन,
अगेन परसेंटेज मोर देन इक्वल टू यहाँ पे 50 कॉमा डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे बी अगेन डबल इन्वर्टेड क्लोज कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे परसेंटेज मोर देन इक्वल टू 35 कॉमा डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे सी ग्रेड डबल इन्वर्टेड फिर कॉमा। अगर 35 से भी नीचे 34 जैसे परसेंट आता है तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड में डी डिटेन्ड फॉल्स। सो देखो आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ फॉल्स में डी ग्रेड यहाँ पे दिख रहा है। ब्रैकेट क्लोज एक बार मैथ्स का रूल है, हम जितनी बार ब्रैकेट ओपन करेंगे उतनी बार ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। अब अगर ध्यान से नोट करेंगे तो ब्रैकेट जब क्लोज हो रहा है तो कलर कॉम्बिनेशन भी बताता है, तो रेड कलर रेड को मैच कर रहा है, लास्ट ब्रैकेट फर्स्ट यहाँ पे ओके यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से ब्रैकेट क्लोज होता है। जैसे अब यहाँ पे ग्रीन कलर लास्ट है, यहाँ पे फर्स्ट ग्रीन कलर। सो मैथ्स का रूल है जितनी बार ब्रैकेट ओपन कर रहे हो उतनी बार ब्रैकेट क्लोज। एंटर करता हूँ, आंसर ए ग्रेड आ गया। अब ये है ना कंडीशनल्ड है, फेल है तब भी ए ग्रेड है। यहाँ पे 60% 76 ए प्लस। अच्छा चलो यहाँ पे हम लोग दो में है ना 36 और यहाँ पे 34 कर देता हूँ, चलो 36 कर देता हूँ। तो सी ग्रेड है, 44% है, मतलब परसेंटेज चेंज आंसर ऑटोमेटिक चेंज। दैट्स वाई एक्सेल यूज़ होता है, फॉर्मूला बेस्ड है। सो ओके आज के लिए पॉइंट एक अलग टेबल मैंने लिया है जहाँ पे हम लोग इस टेबल के अंदर कुछ फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है ना एक टेबल बना हुआ है जहाँ पे सेल्स रिपोर्ट लिखा हुआ है और नेम, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल मंथ का उनका सेल्स अमाउंट दिया हुआ है। 4-5% 5% यहाँ पे है। अब मुझे है ना इस टेबल के अंदर टोटल करना है, तो मैं यहाँ पे टोटल में फॉर्मूला क्या लिखूँगा। फॉर्मूला के लिए हर फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था इक्वल टू से स्टार्ट होता है। SUM सम लिखेंगे ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे कहाँ से टोटल करना है तो C5 से लेके मुझे F5 तक सिलेक्ट करना है। ये मैंने माउस से सिलेक्ट किया, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, टाइप भी कर सकते हो या एरो कीज भी यूज़ कर सकते हो। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, तो यहाँ पे टोटल हो गया। अगेन सेकेंड वाला मैं है ना टाइप करता हूँ। ओके टाइप करने के लिए एक और शॉर्टकट है, ऑल्ट प्लस इक्वल टू बटन आप डायरेक्टली दबाओ, इज इक्वल टू सम C6:F6 डायरेक्ट आ गया। ऑल्ट प्लस इक्वल टू ऑटो सम का शॉर्टकट है, एंटर। अगेन अब यहाँ पे अगर कीबोर्ड यूज़ करना है तो इक्वल्स टू SUM सम के अंदर ब्रैकेट ओपन, अगेन यहाँ पे एरो कीज यूज़ करके C7 पे आओ, शिफ्ट बटन दबा के F7 तक गए, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। अगेन टोटल बहुत टाइम लग रहा है यार, मतलब एक एक हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ना पॉइंट है, एक छोटा सा डॉट है, ये डॉट को ऐसे ड्रैग करेंगे नीचे तक आ जाएगा, सबका टोटल हो गया। सो नेक्स्ट इज़ ये टोटल का फॉर्मूला आप देख लो एक बार एंड नोट कर लो। एक और फॉर्मूला है यहाँ पे, ये है ना हमने अभी जो टोटल किया वो हॉरिजॉन्टल था, अभी हमको वर्टिकल टोटल करना है। तो वर्टिकल टोटल में भी आप डायरेक्टली ऑल्ट प्लस इक्वल टू दबाओ, देखो C5:C9 यहाँ पे टोटल आ गया है फॉर्मूला। इफ़ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इन बिटवीन अगर कोई सेल यहाँ पे ब्लैंक हो ना तो वो टोटल कैच नहीं करेगा, तो आपको वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। सो ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। सो ये एंटर करते आगे बढ़ते। नेक्स्ट है अगर यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम भी है तो मैं पहले है ना मिनिमम मैक्सिमम निकालना चाहता हूँ, तो इज इक्वल टू MIN मीन ब्रैकेट ओपन, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेल सिलेक्ट करते हैं जैसे कि C5 से लेके तो मुझे सिलेक्ट करना है F9 तक। शिफ्ट बटन की हेल्प से मैंने C5 से F9 सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आंसर आ जाता है 1000। बहुत छोटा सा फॉर्मूला था यहाँ पे, इज इक्वल टू मीन। अच्छा बहुत सारे जन मिस्टेक करते हैं, मीन याद नहीं रहता वो मिनी लिख देते हैं। ये मैंने मेरे स्कूल टाइम पे मिस्टेक की थी, मेरी टीचर्स तक को समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने मिस्टेक क्या की थी, एंड लास्ट में मुझे ही पता चला कि वहाँ पे टीचर ने तो MIN लिखाया था और मैंने MINI लिख दिया। सो ऐसा हो जाता है, मिस्टेक्स ध्यान रखना। अच्छा ये एंटर करते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम के लिए इज इक्वल टू MAX ब्रैकेट ओपन, एंड यहाँ पे भी सेम हम लोग सिलेक्ट करेंगे रेंज C5 से F9 ब्रैकेट क्लोज एंड डन। ओके एंटर करते। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रैंड सेल। ओके ग्रैंड सेल करने के लिए वही इज इक्वल टू सम वाला फॉर्मूला ही यूज़ होने वाला है। जब भी आपको टोटल करना है तो टोटल सम या प्लस करना है, टोटल नहीं प्लस करना है तो हम लोग इज इक्वल टू सम ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, C5 से F9 तक मैंने सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही एंटर करूँगा यहाँ पे 76,000 आ गया है। हमेशा टोटल को क्रॉस चेक करते हैं,
तो यहाँ पे ये टोटल का हॉरिजॉन्टल टोटल्स का भी टोटल है, तो इसको भी मैंने प्लस किया और एंटर किया तो 76 आ गया। अच्छा, वापस ये वाला भी मैं अगर यहाँ पे एंटर करता हूँ एंड इसको मैंने वर्टिकल किया था एंटर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल, ऐसे सिलेक्ट करके चेक करता हूँ तो ये सारे टोटल्स मैच करे 76, मतलब हमारा प्रॉपरली फॉर्मूला सारा यूज़ हुआ है। ओके, सो एक बार देख लो, ग्रैंड सेल्स मैंने इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन C5 से F9 सारे रेंज लिए हैं टोटल वैल्यूज़। सो गाइज नेक्स्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ डेट के लिए। अब अगर मैंने ये कब कर रहा हूँ, मुझे आज की डेट चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 22 सितंबर यहाँ पे डेट है। अब मुझे यहाँ पे इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर करो तो गाइज डायरेक्टली 22 सितंबर 21 डेट आ जाता है। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला इज इक्वल टू टुडे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बोनस में। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कंडीशन हम लोग अज्यूम करते हैं कि मुझे है ना जनवरी महीने में बोनस देना है। यू नो आई नो बोनस दिवाली में मिलता है, बट अभी राइट नाउ मेरे पास यहाँ पे दिवाली तक के मंथ्स नहीं है, सो हम लोग जैन को पकड़ के चलते हैं। जैन में मुझे बोनस देना है, तो कब बोनस देने का, सबको देने का कंपलसरी नहीं, मतलब टारगेट अचीव किया उसको देने का है। तो आप टारगेट कितना रखो, मतलब 5000 भी अगर टच किया है ना तो उसको अपन 100 रुपया बोनस देते हैं। तो कैसे देंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन करते अगर इफ़ कंडीशन, और हम यहाँ पे सिलेक्ट करते C5 मोर देन इक्वल टू 5000, इक्वल टू 5000 मतलब 5000 भी रहा तो उसको कॉमा 100 रुपीज़ मिलेगा। ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, बस इतना ही कंडीशन है। तो एंटर करूँगा ना तो आंसर फॉल्स आएगा। रीज़न, यहाँ पे हमने फॉल्स वैल्यू नहीं दिया है, मतलब हमने बोला 5000 से ज़्यादा है तो ट्रू 100 रुपीज़ उसको मिल जाएगा, बट अगर नहीं है तो क्या, तो नहीं है तो उसने फॉल्स ले लिया। अब ये अच्छा नहीं होता, यू नो जब हम कंपनी में काम करते हैं फॉल्स दिखता है तो वो कुछ अलग लगता है। नंबर्स वाली शीट में हम यहाँ पे 0 रखते, कॉमा 0 ब्लैंक एंटर, तो इसने 0 कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे जैसे ही 5000 एग्जैक्ट टच होगा तो वो 100 रुपीज़ रहेगा, लेकिन 499 रहेगा तो वो 0 हो जाएगा। सो ये इसका एक बेनिफिट हो गया। एक बार वापस से फॉर्मूला देखिए, इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन C5 मोर देन इक्वल टू 5000 कॉमा 100 रुपीज़ उसका वैल्यू, ट्रू वैल्यू, मतलब अगर वो 5000 अचीव करेगा तो 100 रुपीज़ मिलेगा, और अगर 5000 नहीं हुआ तो 0 मिलेगा। आप 0 के बदले कुछ और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रख सकते हो। मैं आगे कुछ और भी ऐसे शीट्स आपको बताऊंगा। ओके, सो आगे बढ़ते। अब मुझे सब में ये करना है तो हम यहाँ पे सिंपल छोटा सा ये प्लस बटन आता है एक्सेल के कॉर्नर पे, राइट साइड के बॉटम कॉर्नर पे रहेगा। आप उसको जस्ट ऐसे प्लस बटन को पकड़ के नीचे तक खींच लो, सबके वैल्यूज़ हो गए। अब यहाँ पे 5000 एग्जैक्ट, तो यहाँ पे उसने ले लिया है। अगर हम इक्वल टू नहीं लिखते तो उसका डिफेक्ट देखिए, C9 मोर देन इक्वल टू है तो इक्वल टू निकाल दिया, एंटर किया तो इसने 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि 5000 पे नहीं, 5000 से ज़्यादा, मतलब 5001 पे वो 100 रुपीज़ दे रहा है, ना कि 5000 एग्जैक्ट पे। तो यू नो ये गलत हो जाएगा कि आपने अचीव करने बोला था, मैंने अचीव किया तो आपने नहीं दिया। तो हम इक्वल टू रखते हैं हमेशा, मतलब एक इक्वल टू की वैल्यू से आंसर चेंज हो जाता है, और 100 रुपीज़ चेंज होने पे तो आपका पूरा टोटल ही चेंज हो जाएगा। सो हमेशा ध्यान रखो ये चीज़ का। नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे काउंट है, काउंट करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक रेंज यहाँ पे काउंट करते हैं। क्या काउंट करें? 5000 से ज़्यादा का टोटल कितनी बार आया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाहर से काउंट करूँ तो चलिए आप लोग काउंट करिए, मैं फॉर्मूला से लेके आता हूँ। इज इक्वल टू काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया और ये रेंज सेलेक्ट कर दिया C5 से F9 कॉमा। अब यहाँ पे क्या करना है, तो मैं डबल इन्वर्टेड में मोर देन इक्वल टू 5000 लूँगा। आप बोलेंगे सर डबल इन्वर्टेड क्यों दे रहे हो? क्योंकि एक कंडीशन है एक्सेल में, जितने भी नंबर्स न्यूमरिक वैल्यूज़ अगर आप डालोगे ना वो बिना कंडीशन के डालो चलेगा, लेकिन जब भी आप एक कंडीशन डालो या एक टेक्स्ट डालो तो उसको हमेशा डबल इन्वर्टेड के अंदर ही रखना, वो रूल है। एंटर करता हूँ तो देखिए 6 यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे एक और क्लॉज, मुझे था मोर देन 5000 नॉट इक्वल टू, तो अगर मैं ये इक्वल टू यहाँ पे निकाल देता हूँ तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 5, एकदम सही। ओके, सो यहाँ पे एंटर करके मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा, इसमें अगर ये टेबल बहुत सिंपल सा लग रहा है तो मुझे इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है। मैं पूरा टेबल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, लगभग इतना टेबल,
ओके नहीं, हेडिंग, मैं हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके होम मेन्यू में जाता हूँ। होम के अंदर आप फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन एक देख सकते हो, यहाँ पे रेडीमेड बहुत सारी डिज़ाइंस हैं। तो यहाँ पे जो भी डिज़ाइन आप लेना चाहते हो तो आप दे सकते हो, लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना है, आपने एक बार डिज़ाइन ले ली और ओके कर दिया तो यहाँ पे है ना, ये इसकी हेडिंग्स आ जाएगी और ये हेडिंग्स निकलेगी नहीं। तो ये जो टेबल डिज़ाइन ऑप्शन है ना, ये निकलता नहीं है एक्सेल के अंदर, ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो अगर आपको देना है तो ही ये दो। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको सिलेक्ट करो, होम में जाइए, होम में ना सेल स्टाइल करके भी ऑप्शन है, वहाँ से भी आप दे सकते हो। लेकिन वहाँ पे कैसा होता है, हम पहले ये सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे मेरे को ये हेडिंग को सिलेक्ट करके वापस होम में जाता हूँ एंड सेल स्टाइल एंड यहाँ पे कुछ और हेडिंग दे देता हूँ। फिर मुझे इसमें बीच बीच में कुछ कलर्स अलग रखने, वेरिएशंस रखना है, तो यहाँ पे वापस से सेल स्टाइल, यहाँ पे कोई और कलर फॉर्मेट रखते हैं, फिर इस वाले को कोई और कलर फॉर्मेट में देना चाहता हूँ। सो आप इस तरीके से हर एक लाइन को अलग अलग कलर्स सेल स्टाइल्स के थ्रू भी दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट इनके नाम कुछ अलग रखे हुए, वो नाम रखने का रीज़न है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद दिलाने के लिए कि ये कलर बैड के लिए, ये कलर गुड के लिए है, इसके लिए इन्होंने नाम भी ऐसा रखा है डिज़ाइन के नाम से। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट, अभी हमने यहाँ पे है ना ये टेबल तो बना दिया है, बट टेबल के अंदर हमको एक लाइन ग्राफ क्रिएट करना है। बट अभी एक कंडीशन है, लाइन ग्राफ में मुझे ना ये महीना नहीं चाहिए, डी वाला है ना जो फेब मंथ है ना, वो नहीं चाहिए। तो मैं कैसे सिलेक्ट करूँ? तो आप ये टेबल सिलेक्ट करो, नेम से लेके 5000 तक, कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल बटन दबा के रखो, फिर यहाँ पे सेल सिलेक्ट करो E5 से F9 तक। तो हमने फेब को बिना सिलेक्ट किए दो अलग अलग रेंज सिलेक्ट किए। अब हम लोग इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे लाइन ग्राफ के अंदर जाते हैं। लाइन ग्राफ में जो डिज़ाइन आपको पसंद है वो डिज़ाइन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। क्लिक करोगे वैसे ये डिज़ाइन आ गया। अब यहाँ पे एक दो ऑप्शंस और है, जैसे मुझे ये टेबल है ना, यहाँ पे आ रहा है प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आएगा, तो आप इसको ऐसे ड्रैग करके मूव कर सकते हो। बट ये उतना अच्छा या इफेक्टिव ऑप्शन नहीं है। देखिए ना, प्रिंट कमांड में कैसे छोटा सा दिख रहा है, मुझे तो पूरा पेज भर के चाहिए, समझ में आना चाहिए टेबल। तो ये ग्राफ को फुल पेज पे लेके जाने के लिए इसके वाइट एरिया पे यहाँ पे टॉप साइड पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे मूव चार्ट करके ऑप्शन है, ये चार्ट को इस पेज से मूव करना है। कहाँ मूव करना है? न्यू शीट में मूव करना है और पूरा चार्ट 1 करके आना चाहिए। ओके, तो ये डायरेक्टली न्यू पेज पे फुल कवर्ड होके जाता है। अब यहाँ पे ऊपर आप जैसे ब्लैक कलर लेना चाहते हो, ब्लैक कलर। अब हम फाइल में प्रिंट में जाके प्रीव्यू देखेंगे तो ये पूरा पेज भर के प्रिंट होके आएगा, जो कि बहुत इफेक्टिव है, दिखने में अच्छा है। अच्छा, बट है ना सर, एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं दिख रही है। तो वैल्यूज़ लाने के लिए आपको यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट्स में जाना पड़ेगा, डेटा लेबल्स में जाना पड़ेगा और सेंटर पे वैल्यू ले लेते हैं। तो सेंटर में वैल्यू आ गया। अगर आपको इसका एक्सेल टेबल भी साथ में चाहिए तो आप यहाँ पे ये भी एक ऑप्शन है, डेटा टेबल विथ लेजेंड्स के साथ नीचे टेबल ही पूरा दिख जाएगा। तो प्रिंट में आपको समझ में आएगा किसकी वैल्यूज़ कितनी है यहाँ पे। अगर आपको ये मुझे ये चार्ट टाइप ही सर समझ में नहीं आ रहा, लाइन ग्राफ में कौन ऊपर है कौन नीचे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको टेबल ये लाइन नहीं चाहिए मुझे, तो चेंज चार्ट टाइप में ऑप्शन में जाओ। आप लोग कॉलम्स में जाओ, कॉलम्स के अंदर कोई भी एक डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो। 3D ऑप्शंस भी इवन अवेलेबल है, ये सिलेक्ट किया, ओके। ये देखिए यहाँ पे 3D मॉडल आ गया। अब इसको 3D को अगर रोटेट करना है, पीछे का कुछ हिस्सा नहीं दिख रहा है, तो आप राइट क्लिक करो, 3D रोटेशन में जाओ एंड यहाँ पे ये देखो, ये 3D का रोटेशन यहाँ से एक्सेस आप चेंज कर सकते हो। उसी इतना मतलब एडवांस, इतना अच्छा डिटेल्ड एक्सेल के अंदर ये 3D ऑप्शंस इन्होंने दिए। जैसे जैसे वर्जन बढ़ते जा रहे हैं इन लोग उसको और ज़्यादा बेटर एंड अच्छा करते जा रहे हैं। सो अगेन बैक टू पवेलियन, शीट 1 में हम आ जाते हैं। सो ये था हमारा चार्ट ऑप्शंस, दैट्स इट। हम लोग सैलरी स्टेटमेंट ये सामने आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। सैलरी गरवारे इंडिया लिमिटेड कंपनी की है। सैलरी स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। हालांकि ये महीना ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हमने सैलरी पहले ही बना दी है। अब यहाँ पे एक्सेल के अंदर जब भी सैलरी स्लिप्स क्रिएट करते हैं तो सैलरी स्लिप्स के अंदर फॉर्मूला डाल के उसको जल्दी जल्दी हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखो, एक पर्सन है रवि की बेसिक सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है 2000 और फिर यहाँ पे डीए है। तो सबसे पहले आप लोग पूछोगे कि सर जी डीए होता क्या है? डीए मतलब डीएनएस अलाउंस। ओके, मैं यहाँ पे फुल फॉर्म्स भी नीचे लिख के रखता हूँ। डीए मीन्स डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता
मतलब जब भी हम काम करते हैं ऑफिस में, उस टाइम पे अपने सैलरी के साथ में महंगाई भत्ता 10% 12% कंपनी एक्स्ट्रा देती है, गवर्नमेंट फर्म्स एक्स्ट्रा देती है। आप बोलोगे सर क्यों देते हैं? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है ना बाहर। जो पे हम लोग को 1 साल पहले मिल रहा था वो पे में सेम महीना या हर महीने में सेम सामान सेम प्राइस पे नहीं मिलता ना, प्राइस बढ़ते जाती है। तो ऑन दैट बेसिस महंगाई भत्ता डीए मिलता है। उसके बाद टीए, यहाँ पे टीए मीन्स ट्रैवलिंग अलाउंस। फॉर एग्जांपल आप कंपनी के काम से, ऑफिस के काम से अगर आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हो तो आने जाने का किराया कौन देगी? कंपनी देती है। सो वो ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पे आता है। नेक्स्ट इज एचआरए। एचआरए मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। आप लोग ने नोटिस किया रहेगा जब भी पुलिस के अंदर उन लोग जब ट्रांसफ़र होता है कहीं पे, उन लोग को पुलिस क्वार्टर्स मिलता है, फायर ब्रिगेड क्वार्टर्स होते हैं, रेलवे के क्वार्टर्स होते हैं, तो उन लोग को वहाँ पे रहने की सुविधा मिलती है। मेरा ट्रांसफ़र मुंबई से दिल्ली में हो गया। दिल्ली में मेरी फैमिली रहती है, तो मुझे क्वार्टर की ज़रूरत नहीं है मैं बोलूँगा। तो बदले में मैं क्या ले सकता हूँ? मैं एचआरए ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने घर नहीं लिया ना। तो बदले में कंपनी मुझे एचआरए दे देगी कि भाई ठीक है, तू कहीं और रह रहा है तो उसको भी 2-2.5 हज़ार रुपया देना पड़ेगा, तो तू उसको दे सकता है। सो ये एचआरए यहाँ पे आ गया। एचआरए के अलावा ये सारी सैलरी का प्लस होगा ग्रॉस सैलरी। मैंने यहाँ पे ग्रॉस सैलरी देखो ना लिखा है, लेकिन ये दिख नहीं रहा है एक सेल के अंदर। तो पहले तो इसको है ना यहाँ पे होम के अंदर जाके वेब टेक्स्ट करेंगे तो ये एक ही सेल में ऊपर नीचे आ जाएगा। फिर आप इसको ऐसे कर दो तो ये देखो झुक गया सर, ये तो नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे वर्टिकली इसकी साइज़ डबल करनी पड़ेगी तब यहाँ पे दिखेगा। अब नेट सैलरी पे क्लिक करके वेब टेक्स्ट करूँ तो तुरंत हो जाता है। ग्रेड काउंट पे क्लिक किया, वेब टेक्स्ट तुरंत हो गया। एवरेज सैलरी पे क्लिक, वेब टेक्स्ट तुरंत आ गया। सो एचआरए के बाद अगला है पीएफ। पीएफ मीन्स प्रोविडेंट फंड। जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हो तो एवरी मंथ आपकी कंपनी है ना 12% पीएफ आपका डिडक्ट करेगी। जैसे आपकी पगार 10,000 है, 12% मतलब 1200 रुपया कट होगा। तो बोलो, आप बोलोगे सर ये तो मतलब नुकसान हो गया मेरा, तो 10,000 पगार में 1200 रुपया कम हो गया। कम हुआ है वो सेविंग के लिए कम हुआ है। जब आप 5 साल 10 साल काम करते हो और फिर छोड़ते हो तो उस 5 साल में आपका जितना भी 1200 रुपया जमा हुआ उसके साथ में गवर्नमेंट फर्म्स और कुछ कंपनीज है जो वो 1200 के साथ में और 1200 डालेगी और आपको 2400 रुपया विथ इंटरेस्ट देगी। कुछ फर्म्स है जो सीटीसी सिस्टम पे चलती है। सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी। हम 12% नहीं देंगे, हम पूरा 2400 रुपया तुम्हारी पगार से काटेंगे। कुछ कंपनीज ऐसी भी है। उन लोग पीएफ के अंदर पूरा 24% डिडक्ट करते हैं। सीटीसी सिस्टम बोलते हैं उसको। वो एडिशनल कुछ मिलेगा नहीं अपने को। और एक है आईटी, दैट इज़ इनकम टैक्स। अगर हम एनुअली 2,50,000 से ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो कुछ परसेंट टैक्स होता है जो हमको पे करना पड़ता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, इस शीट के अंदर इनकम टैक्स मैंने कैलकुलेट या इनकम टैक्स का फॉर्मूला कैलकुलेशन नहीं डाला है, वो मैं अलग से आपको सिखाऊंगा इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले आते हैं डीए। डीए है ना यूजुअली 20% मिलता है कंपनी में, तो इज इक्वल टू बेसिक सैलरी का C4 मल्टीप्लाई बाय 20% यहाँ पे मैं डालता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखो 400 रुपीज़ आ गया। अगेन इज इक्वल टू C5 मल्टीप्लाई बाय 20% और यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये देखो हो गया। नेक्स्ट है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और हम यहाँ पे C4 से लेके F4 तक सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे एक और तरीका है, इज इक्वल टू C5 प्लस D4 प्लस E5 प्लस D5 प्लस E5 प्लस F5 एंटर किया तो आंसर आ गया। अच्छा, PF इज प्रोविडेंट फंड 12% कैलकुलेट कर रहे हैं इज इक्वल टू। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर ये बेसिक सैलरी पे करना है कि ग्रॉस पे करना है? डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी। हम ग्रॉस पे करेंगे। ग्रॉस पे करेंगे तो 12% का अमाउंट ज़्यादा कटेगा ना। बेसिक सैलरी पे करेंगे तो 12% अमाउंट कम कटेगा, सेविंग भी कम होगा, इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। तो फ्यूचर सोच के ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12% डन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है नेट सैलरी। नेट सैलरी मतलब क्या? पीएफ और इनकम टैक्स से ना हमारा कट जाता है। ओके, इट्स नॉट कंपलसरी इनकम टैक्स कटता है। काफ़ी कंपनीज टीडीएस डिडक्ट करती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो भी एक तरह से इनकम टैक्स का ही पार्ट है। इज इक्वल टू G4 माइनस H4 माइनस I4। आप बोलेंगे सर 14 है, 14 नहीं है गाइज, वहाँ पे I4 है। इनकम टैक्स ब्लैंक है तो भी मैंने सिलेक्ट किया है,
ताकि इन फ्यूचर कभी वहाँ पे वैल्यू आए तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इसके लिए ब्लैंक सेल को भी मैंने सिलेक्ट किया है। ओके, ये एंटर करते आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज बोनस। बोनस इज यूजुअली 10%, 20%, डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी। अच्छा, ये 10-20% सर्विस इंडस्ट्री में होता है। अगर आपने एक गाड़ी बेचा तो आपको कमीशन या बोनस 10-20% नहीं रहेगा, वो तो 1%, हाफ, आधा टका, 2% इतना ही होता है। जब फिगर बहुत बड़ा होने लगता है तो परसेंटेज कम होने लगता है, जब फिगर छोटा होता है तो परसेंटेज बड़ा होता है। जैसे रिटेल सेक्टर, मैगी कंपनी, कैडबरी कंपनी, ये सब रिटेलर्स को 10-20% के बीच में उनको मार्जिन देती है प्रॉफिट का। बट सेम अगर मैं दूसरी कोई प्रोडक्ट की बात करूं, जैसे कि एक कार कंपनी है, तो कार कंपनी 20% मार्जिन नहीं देती है। कार कंपनी 10 लाख का गाड़ी है तो 5%, 7%, 6% उनका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। सो इज इक्वल टू बोनस, या नेट सैलरी में बोलूँ, नेट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 20% बोनस देते हैं। एंटर। नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे कमीशन एक मुझे लॉजिक पे रखना है कि नेट सैलरी मोर देन इक्वल टू 5000 है, कॉमा 900 रुपीज़ मैं कमीशन दूंगा, कॉमा अगर 900 मतलब 5000 से कम हुआ तो मैं 300 रुपीज़ कमीशन दूंगा, ब्रैकेट क्लोज। तो आइदर और, अगर आप 5000 से ज़्यादा करोगे तो आपको 900 रुपया मिलेगा, 5000 से कम किया तो आपको 300 रुपया मिलेगा। एंटर, डन, एंटर, डन। नेक्स्ट इज ग्रेड। ग्रेड है ना, एक कंडीशन पे है। अच्छा, सबसे पहले तो ये सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट करने, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसको ड्रैग करके नीचे तक ले लेते हैं। ये 2 फार्मूला सिलेक्ट करते हैं, इसको ड्रैग करके नीचे तक ले लेते हैं। ये तीनों फार्मूला सिलेक्ट करते हैं और इनको ड्रैग करके कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे सब आ गया। अच्छा, वर्टिकल टोटल भी है, तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस इक्वल टू एंड एंटर कर दो। देखो सारे टोटल एक साथ हो जाते हैं। ऑल्ट प्लस इक्वल टू इज द शॉर्टकट फॉर ऑटो सम। ओके, अभी सिर्फ ग्रेड बचा। तो ग्रेड के लिए इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, मैं यहाँ पे एक कंडीशन रखता हूँ कि अगर आपकी ग्रॉस सैलरी, नहीं नेट सैलरी, ग्रेड मिलेगा नेट सैलरी, बिकॉज वो रैंकिंग के ऊपर होता है। अगर आपने ज़्यादा कमीशन सैलरी आपको मिल रही है और अगर आपका ज़्यादा सैलरी है तो आपका परसेंटेज इनकम टैक्स का वो भी ज़्यादा कटेगा। इसके लिए नेट सैलरी के बेसिस पे यहाँ पे काम होता है। J4 मोर देन इक्वल टू 7000, अगर आपने 7000 अचीव या टच भी किया है तो यू आर ग्रेड 1 ऑफिसर या ग्रेड 1 एम्प्लॉय, कॉमा डबल इन्वर्टेड इफ ब्रैकेट ओपन। अगेन इफ करने के बाद यहाँ पे वापस से मैं नेट सैलरी देता हूँ। अगर मैंने मोर देन 4000 यानी कि 4001, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू 4000 भी लिख सकता हूँ, नहीं, यहाँ पे इक्वल टू 4001 लिख सकता हूँ। 4001 रुपया अगर मेरा हुआ तो मैं बोलूँगा तू है ग्रेड 2 का एम्प्लॉय, अगेन कॉमा डबल इन्वर्टेड, फिर ग्रेड 3 डबल इन्वर्टेड, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो गाइज यहाँ पे इसको मैं वापस छोटा कर देता हूँ। मैंने फॉर्मूला ओपन करने के लिए साइज़ बड़ा किया था। अब इसको ड्रैग करेंगे यहाँ तक, ये कंप्लीट हो गया। नीचे ये एक सेल ब्लैंक रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है एवरेज सैलरी इज इक्वल टू AVERAGE एवरेज, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे अगेन ये पूरा सेल हम लोग सिलेक्ट करेंगे C4 से लेके तो C9 तक, ब्रैकेट क्लोज, डन। ओके गाइज, यूजुअली एवरेज निकालने के लिए हमको ये 33,500 को डिवाइड बाय 6 एम्प्लॉयज़ करना पड़ता है, तब आता है। बट यहाँ पे एक बेनिफिट है कि एवरेज लिख के एंटर करो, आंसर आ गया। दूसरा भी एक ऑप्शन है, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 6, एंटर, तो भी ये आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे कितना हमको ये करना पड़ रहा है, गिनना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 6 लिखा है तो ठीक है, बट कोई टेबल है जहाँ पे नंबर्स बहुत सारे हैं और वैल्यू लिखी नहीं है, कितनी इनपुट है, तो वहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके गाइज, दैट्स इट, दिस इज़ द फॉर्मूला, डन। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेड काउंट करना है। यहाँ पे देखिए आप, ग्रेड 3 है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, मुझे काउंट करना है ग्रेड 2 कितनी बार आया। तो इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, अरे अगेन यहाँ पे रेंज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे ग्रेड 2 मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ ना, ग्रेड 2 टाइप करके डबल इन्वर्टेड, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर करूँगा यहाँ पे, तो ये 0 बता रहा है। आप बोलोगे सर ग्रेड 2 वहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है?
तो यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं दिया था, मैंने जानबूझ के स्पेस डिलीट किया था। अगर यहाँ पे वापस से स्पेस दे के एंटर करता हूँ तो ये देखो आंसर 2 आ जाएगा। मतलब अगर ये डबल इन्वर्टेड के अंदर जो आपने लिखा है और यहाँ पे ग्रेड 2 में जो फॉर्मूला लिखा है, जो टेक्स्ट है वो मैच नहीं करेगा ना, तो आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, बट इस फॉर्मूला में यहाँ पे किधर मैंने ग्रेड 2 और यहाँ पे स्पेस मैंने एक दे दिया, स्पेस एंटर। तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मार्किंग भी देता है कि यू नो देयर इज समथिंग मिसमैच इन द फॉर्मूला। क्लिक करो, कॉपी फॉर्मूला फ्रॉम अबाव करो, तो ये ऊपर से कॉपी हो जाएगा, आंसर 2 आ गया यहाँ पे। सो दिस इज गाइज ग्रेड 2 का फॉर्मूला। ओके, एंटर करता हूँ, यहाँ पे एक्सेप्ट। इसके बाद है ना एक दो चीज़ें मैं और कुछ एड ऑन आप यहाँ पे आप लोग के लिए करना चाहूँगा। जैसे कि ये नेम कॉलम है, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं लिखा, तो मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग करना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट, तो एक डेट कॉलम आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग या यू नो DOJ लिख लेता हूँ। मैं ये कौन सा पर्सन कब ज्वाइंट हुआ था वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये पर्सन ज्वाइन हुआ था 1/12/2007 में ज्वाइंट हुआ था। फिर यहाँ पे 1/5/2001, फिर यहाँ पे 5/5/2000 एंटर, फिर यहाँ पे 4/9/2008 एंटर, फिर यू नो 18 मार्च 2007 एंटर, एंड लास्ट में 7/7/2002 एंटर। तो सबकी ज्वाइनिंग डेट्स यहाँ पे डाल दिया, मुझे काउंट करना है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे सी पे राइट क्लिक और एक इंसर्ट कॉलम डाल देते और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिख देता हूँ, एंटर। अब इज इक्वल टू डेज 360 ब्रैकेट ओपन, ये एक फॉर्मूला है गाइस। डेज 360 ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट यहाँ पे मैंने ले लिया B4 से लेके आज तक मुझे कितने दिन हुए हैं ऑफिस को ज्वाइंट करके, मुझे ये काउंट करना है। साल तो ऐसे ही काउंट कर लेते, इजी है, बट यहाँ पे हम लोग मैं आपको डेज काउंट करना बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा और एक ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे किया और एंटर करता हूँ। तो देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो डेज आ गया डेट में, तो यहाँ पे डेट पे क्लिक करो और जनरल नंबर पे क्लिक करो, तो 4972 डेज हो गए मुझे ज्वाइन करके। ओके, अभी क्या ये एग्जैक्ट सही है? तो क्रॉस चेक करने के लिए एक और फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, पहले तो ये डेज 360 का मतलब भी ये है कि ये है ना साल के 360 डेज काउंट करता है, 5 डेज हॉलीडे उसको काउंट ही नहीं करता है। ये यूएस फॉर्मेट में है, इसके लिए इंडिया के अंदर ऐसा नहीं चलता, अपने को वो अमेरिकन वाला सिस्टम है ही नहीं, अपने को 365 डेज के हिसाब से चाहिए। तो समझो इज इक्वल टू डेज इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, ये भी डेज काउंटिंग का एक फॉर्मूला है। सो B4 कॉमा और यहाँ पे टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड, मुझे क्या काउंट करना है? डेज काउंट करना है, तो D लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 5045 डेज एक्चुअल में हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये एरर ऑफ द फॉर्मूला की वजह से डेज कम काउंट हो रहा है। तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला यूज़ ही नहीं करना चाहिए। ये फॉर्मूला यूज़ करो, लेकिन ये अगर एक महीने के अंदर यूज़ करना है तो अच्छा है, 30 डे मंथ अगर यूज़ करना है तो अच्छा है, 30 डे के बाद अगर ये फॉर्मूला यूज़ करोगे ना तो काउंटिंग का प्रॉब्लम होगा। सो गाइज इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, ओ हो फॉर्मूला में मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया यहाँ पे, टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड D डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट विद द फॉर्मूला। एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ, इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन B4 यानी कि ज्वाइनिंग डेट, टुडे मतलब आज की डेट, और डबल इन्वर्टेड में D लिखा मतलब डेज काउंट करने के लिए। सो डन। अभी मैं यहाँ पे भी ड्रैग करके इसको कंप्लीट कर देता हूँ। अभी हम करेंगे थोड़ी सी एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। जैसे मुझे ये टेबल है ना, कंपनी का नाम है, सेंटर में चाहिए पूरा, तो मैं पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मर्जन सेंटर कर देता हूँ, साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर देते तो थोड़ा सा सुंदर दिखेगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए कि सर यहाँ पे जो सैलरी कम है ना उनका अगर मार्किंग करना है रेड कलर में तो, या ग्रीन कलर ऐसा कुछ, तो रेंज सिलेक्ट करो, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाओ यहाँ। सो यहाँ पे हम लोग कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल्स में गए, हाईलाइट सेल रूल्स में ग्रेटर देन के अंदर यहाँ पे हमने डाला 6000,
6,000 से कम अगर किसी भी पर्सन की सैलरी है तो मुझे रेड चाहिए। यहाँ पे रेड टेक्स्ट लिया, रेड फिल नहीं लिया, रेड टेक्स्ट चाहिए, रेड टेक्स्ट लिया, लेकिन इतना विजिबल नहीं है कलर। तो यहाँ पे जाता हूँ कस्टम्स में जाता हूँ, ये मरून है एक्चुअली, रेड भी नहीं है। तो कस्टम फॉर्मेट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं खुद है ना कलर में जाके रेड लेता हूँ, और रेड के साथ साथ है ना मैं बोल्ड भी यहाँ पे करता हूँ। बोल्ड करने के बाद ओके करता हूँ, ओके करता हूँ तो देखो मस्त रेड दिखता है। ओके नेक्स्ट यहाँ पे गाइज हम लोग को करना है, अच्छा ये शीट का नाम है ना शीट 1 है, मुझे रीनेम करना है। तो इस शीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे जाते हैं और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, ये है क्या, पे रोल। पे रोल हमने शीट बना दी यहाँ पे, डन। फाइल में जाके आप सेव कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा एक और लास्ट सेटिंग मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा प्रिंट से रिलेटेड। गाइज आप लोग जब प्रिंट में जाओगे, प्रिंट प्रीव्यू देखते हो ना, तो ये 2 पेज पे देखो ना प्रिंटिंग हो रहा है, तो मुझे इसको 1 पेज पे लेना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो बाहर आते हैं, पेज लेआउट में जाते हैं। पेज लेआउट के अंदर यहाँ पे ओरिएंटेशन में लैंडस्केप करते हैं, तो देखो ये आई से कॉलम हट के जे तक चला गया। अब यहाँ पे हम लोग को एक और चीज़ है मार्जिन, मार्जिन में हम लोग नैरो ले लेंगे, तो ये एल से हट के एम तक चला गया। अब यहाँ पे क्या करें, अब 2 और कॉलम है जिसको हमको अंदर लेना है। तो पहले फाइल में जाके प्रिंट में जाके अब प्रीव्यू देखो कहाँ तक आ रहा है, बोनस तक आ रहा है, सिर्फ 2 कॉलम है जो साइड में जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग स्केल का यूज़ करेंगे, 100% स्केल है ना, तो हम लोग है ना जूम साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते, देखो 95% 9 कॉलम आ गया, 90% ओ कॉलम आ गया। अब फाइल में जाके प्रिंट में जाके हम लोग प्रीव्यू देखेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रिंट हो रहा है। ये स्केल फीचर है ना, हम लोग जब स्कूल जाते थे, जब कॉपी करने के लिए हम लोग डाइजेस्ट को है ना मिनी जेरोक्स कराते थे। तो मिनी जेरोक्स में वो क्या करता था, बड़े पेज को छोटा करते करते कंप्रेस करते करते फिर छोटी सी मतलब पॉकेट साइज जेरोक्स निकाल के देता था। यस ये वही स्केल ऑप्शन है जो उस टाइम पे जेरोक्स मशीन में था, आज कंप्यूटर के अंदर है। सो दैट्स इट विद द सैलरी स्टेटमेंट गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।